Okay. What is management? Management is effective utilization of human and material resources to achieve enterprise objective. अब इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स होते हैं जो उन्होंने अचीव करने होते हैं। किस तरह अचीव कर सकते हैं वो? कि जब तक उनके पास जो मटेरियल है और जो ह्यूमन है, यानी उनके पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं या मैनेजमेंट काम करती है, उसकी यूटिलाइजेशन है। अब उनके यूटिलाइजेशन से मुराद क्या है? कि आपके पास मटेरियल है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स, और जो ह्यूमन है उसको आप एज अ लेबर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि इस प्रोसेस के बेसिक फंक्शन क्या है? सबसे पहले है कि प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो कोई जब तक गोल अपना डिफाइन करती है, उसके बाद उसकी वो प्लानिंग करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैं लाहौर जाऊंगा, ठीक है? अब लाहौर जाने की मैं प्लानिंग पहले करूंगा या डिसीजन पहले करूंगा? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया? मैंने कहा कि मैं लाहौर जाऊंगा, तो मैं उस लाहौर जाने की प्लानिंग पहले करूंगा या डिसीजन पहले लूंगा? जी राबिया। डिसीजन। जी रूबा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर हम कहते हैं यार मैं मरी जाने का प्लान कर रहा हूँ, मैं मरी जाने का प्लान कर रहा हूँ, मैं कराची जाने का प्लान कर रहा हूँ, मैं पढ़ने का प्लान कर रहा हूँ। वो प्लान प्लान ही रहता है, ठीक है ना? जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते तब तक आप प्लान तैयार नहीं कर सकते। बगैर डिसीजन के प्लान इज इनकम्प्लीट। फर्स्ट यू हैव टू टेक डिसीजन, देन यू मेक अ प्लान। ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं, बेसिकली दोज आर योर डिसीजंस, एंड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली जो तो प्लान तैयार होता है उसको हम कहते हैं प्लानिंग। अब उस प्लान करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग करना है। किसको ऑर्गेनाइज करना है? ह्यूमन को एंड मटेरियल को, ठीक है? उनको ऑर्गेनाइज करना है कि भाई हमने किस तरीके से काम करना है। फिर उनकी करनी है स्टाफिंग। जो स्टाफिंग होती है सिर्फ उसकी ह्यूमन की, कि भाई कौन मैनेजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, कौन वर्कर है, कौन एचआर का बंदा है, कौन एडमिन। ये स्टाफ सारा बनाना है आपने, कि हमने इस स्टाफ के को चलाना किस तरह, इनके अंदर काम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर डायरेक्टिंग, फिर उनको डायरेक्शन देनी है कि जनाब आपने फलां फलां जगह जाके ये काम करना है, आपने फलां सीट पे बैठना है, वहां पे प्रिंटिंग करनी है, आपने फलां जगह बैठना है, वहां पे कॉलिंग करनी है, आपने फलां जगह बैठना है, वहां पे प्रोडक्शन करनी है। फिर उसके बाद कंट्रोल करते हैं आप, नहीं 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 ज्यादा प्रोडक्शन ना करो, 500 चीजें चाहिए तो 500 की ही प्रोडक्शन करो, या 600 की प्रोडक्शन करो, 1000 की प्रोडक्शन नहीं करनी। गर्मियों में हमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और सर्दियों में हमें कम कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए तो हम कम कोल्ड ड्रिंक्स को प्रोड्यूस करेंगे। ये किसकी बेस पर होता है? सिर्फ और सिर्फ MIS की बेस पर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेस पर होता है। ठीक है? अब आ जाए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मींस प्रोसेस डाटा। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, वो उसे कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन लेती है डाटा की। जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, वो सारे का सारा डाटा कहलाएगा। ठीक है? और डाटा से फिर इंफॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी। अब मिसाल के तौर पर किसी और शख्स ने डाटा इकट्ठा किया हो, तो वो दूसरा डाटा, और दूसरा शख्स उस डाटे को समझने में थोड़ा मुश्किल उसे पेश आती है, लेकिन जो शख्स जिसने खुद डाटा इकट्ठा किया हो उसको डाटा समझने में आसानी होता है। फिर डाटा इंफॉर्मेशन आप देखें कि
यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है SM001 नॉर्थ P001 45475 SM002, अब ये नहीं पता कि SM क्या चीज है, SM2 क्या चीज है, नॉर्थ क्या चीज है, ईस्ट क्या चीज है, P क्या और 475 क्या है, 500 क्या है। लेकिन अगर हम इसको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दें, टेबल बना के कि ये सेल्समैन का कोड है, ये जोन है, ये आइटम कोड है और ये इसकी सेल प्राइस है, तो इन दोनों को समझने में हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि आपको मैं दूं कि भाई इनको सेग्रीगेट करके लिख दे, तो आप भी इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जनाब सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज अ सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। A system is an orderly grouping of independent components linked together according to a plan achieving a specific objective. मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ, आप लोग अगर टीचिंग कर रहे थे, आपकी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अरूबा आप ऐसा करो कि आप ना जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाओ। राबिया से कहता हूँ राबिया आप भी टीचिंग के जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाओ। तैयबा से कहता हूँ कि तैयबा आप जो है ना वो आप जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाएं। क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ? क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक कर रहा हूँ कि मैं जो मर्जी दे दूँ, जो मर्जी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ। अच्छा आज तुमने ये पढ़ाया, कल तुम इंग्लिश पढ़ा लो, परसों मैथ पढ़ा लो, इस्लामियात पढ़ा लो। मतलब मैं आप लोगों को कुछ चीज डिफाइन ही नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ चीज डायरेक्ट ही नहीं कर रहा। ना मैं आपके साथ ठीक कर रहा हूँ, ना मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक कर रहा हूँ, ना मैं उन स्टूडेंट्स के साथ ठीक कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं एक सिस्टम बनाऊंगा। मैं एक सिस्टम बना के मैंने हायर करने हैं, मैं कहता हूँ अच्छा मैथ की टीचर है, मैथमेटिक्स MS मैथमेटिक्स है, या MA मैथमेटिक्स है, या MSc मैथमेटिक्स है, वो आ जाए, वो तमाम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाएगी। ओके दैट्स फाइन। उर्दू की टीचर है, MA उर्दू होनी चाहिए या MPhil उर्दू होनी चाहिए, तो ये तमाम चीजें उसको उर्दू भी आनी चाहिए। लाइक मैं हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट रखूंगा अपने निज़ाम में। फिर मैं उससे कहूंगा कि जनाब आपका टारगेट, आपके सिर्फ 2 टारगेट्स हैं। उस टीचर से मैं क्या कहूंगा कि आपके सिर्फ 2 टारगेट्स हैं। नंबर 1 कि आपने तमाम बच्चों को फुली एजुकेट करना है अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अपना जो सिलेबस है वो टाइम पे खत्म करना। अब जब वो जो टीचर उन तमाम बच्चों को फुली एजुकेट करेगी अपने सब्जेक्ट, इट मीन्स कि उसका हर बच्चा पास हो जाएगा और माइट भी अच्छे नंबर से पास हो। अब ये टीचर कैसे अपने आप को कंट्रोल करती है, टीचर इस तरीके से कंट्रोल करती है। अब आप देखें कि अगर क्लास में 10 से 20 बच्चे हैं, अब हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि हर बच्चा नालायक भी नहीं होता, हर बच्चा लायक भी नहीं होता। तमाम बच्चे एक ही माइंड के साथ होते हैं, लेकिन उनकी नालायक और जो लाइक होते हैं, पन होता है, वो सिर्फ उसके और इन्वायरमेंट से होता है। मिसाल के तौर पर किसी के घर में डॉक्टर्स हैं, तो वो बच्चा अपने जहन में ये लेके आएगा कि मैंने डॉक्टर बनना है। किसी के कोई बाप मजदूर है, तो वो बच्चा कहेगा कि मैंने बाप के साथ मजदूरी करनी है, मैं पढ़ लूंगा, क्या करूंगा, वो जहन लेके पैदा होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा जहन दिया। अच्छा एनीवे, बात ये कर रहा था कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं तमाम उन टीचर्स को हायर करूंगा, उन्हें मैं एक एक सब्जेक्ट, हर क्लास का एक एक सब्जेक्ट दे दूंगा कि जनाब आपने इन पूरी सीरीज में उर्दू पढ़ानी है, कि जनाब आपने पूरी सीरीज में जो है मैथ पढ़ानी है, आपने सिर्फ इसमें। तो जब उसका फोकस सिर्फ मैथ होगा, उसका फोकस सिर्फ उर्दू होगा, उसका फोकस सिर्फ इंग्लिश होगा, देन he or she will perform well। कि भाई मैं फलां टीचर से कहूँ कि नहीं तुमने इस्लामियात भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ और मास्टरल्यूम भी पढ़ाओ, वो टीचर उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर सकेगा। तो ये मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, मैं एक सिस्टम हमें बनाना चाहिए अपना भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि सारे एक ही अलाइनमेंट के साथ चलें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली प्लान हो, फिर जाके आपका निजाम जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने जो बात की है वो इस बात है कि इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए, कि आप ग्रुप बनाए लेकिन उनको इंटरडिपेंडेंट हो, कि जनाब आप इसी चीज के डिपेंड कर रहे हैं
कि एक ही गोल है हमारा और उसी निज़ाम के जरिए हम चलते हैं। मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि आपके तमाम के तमाम बच्चे पास होने चाहिए। टीचर का भी गोल ये होना चाहिए कि हमारे तमाम के तमाम बच्चे पास होने चाहिए। अब पास होने से मुराद ये नहीं है कि भाई आप उन्हें नकल शक्ल करवा के पास, ना, आप उन्हें एजुकेट इस तरीके से करें कि दे विल गेट एट लीस्ट, जो फेल होने वाला बच्चा है वो पासिंग मार्क्स ले ले, और जो फर्स्ट या सेकंड आने वाला बच्चा है वो 90 या 95 से प्लस मार्क्स ले ले। ये मतलब होता है बच्चे को एजुकेट करना। ये मतलब नहीं है कि उसको जनाब आप लगा दें कि वो बस पास कराना है जी। ये अक्सर होता है, मैंने अक्सर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस में देखा है, प्रिंसिपल्स कहते हैं बस बच्चा पास होना चाहिए, मैम आप जो मर्जी करें। वो मैम कहती हैं क्या मैं फालतू का दिमाग लड़ाऊं, मैं अब क्या फालतू का दिमाग लड़ाऊं, तो बच्चे को इसी तरह जो है पास करा देते हैं। एनीवे, अच्छा आगे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी, कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज सिस्टम कंपोज ऑफ वेरियस पार्ट्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव दैट इज, अच्छा छोड़ दो इसे, ये लेबर की बात कर रहा है। आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, network and data resources and collect info, transform and disseminates in an organization. Information system, अभी देखिए आप लोग घरों में हैं तो स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन आपको खुद भी क्लास लेनी पड़ती है, अपने बच्चों की भी क्लास लेनी पड़ती है। तो अगर आपके पास ये लैपटॉप्स और मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह ना हो तो इज इट पॉसिबल टू टेक अ क्लास? आप क्लास ले सकते हैं? नो, यू विल नॉट एबल टू टेक अ क्लास इंग्लिश में। तो आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, उसके बाद, सॉरी मैं खाना खा रहा हूँ इस टाइम, लोग भी हैं और डाटा रिसोर्सेज भी है और उसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीकाकार भी है, और आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट ना हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास हार्डवेयर यानी सिस्टम जो मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, वो ना हो, आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। एंड देन आपके पास डाटा रिसोर्सेज ना हो, ना ही आप उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ना ही आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बुक्स होती हैं, बुक से देख के आप बच्चों को काम देते हैं, बच्चे आपका काम अपने मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल से फिर वो करने के बाद आपको वापस भेजते हैं, तो आप उनको रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि फिर हम बच्चों की प्रोग्रेस कर सकें। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इनपुट होता है, उसमें प्रोसेस होता है, आउटपुट होते हैं, पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे कुछ उसमें शामिल होते हैं, डाटा और डाटा नेटवर्क। अच्छा, अब आ जाओ MIS सिस्टम। ये MIS सिस्टम जो सिस्टम होता है, ये इंटीग्रल यूजर मशीन सिस्टम होता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सपोर्ट करता है ऑपरेशन, मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ। और जो यूटिलाइजेशन होती है सिस्टम की, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, मैनुअल या प्रोसीजर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं कि किसके तहत आपने काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टीचर जो है उसको मैंने कह दिया कि भी आपने सिर्फ मैथमेटिक्स तक पढ़ाना, तो वो थ्रू आउट द क्लास, थ्रू आउट द ईयर से मैथमेटिक्स को ही देखेगी। ये उसके लिए रूल्स हैं। बच्चों का काम डेली चेक करना है, बच्चों का काम देना है, बच्चों से काम कलेक्ट करना है, उनके एग्जाम लेने हैं और उनकी भरपूर तैयारी करवानी है कि बच्चे जो है वो एग्जाम में पास हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बच्चे घर में जाके कभी भी नहीं पढ़ते। जब नहीं पढ़ते वालिदैन उनको ना ट्यूशन सेंटर भिजवा देते हैं
जब बच्चा ट्यूशन सेंटर जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हो, ट्यूशन सेंटर वाले क्या पढ़ा रहे हो। उस कंफ्यूजन में बच्चा ना मार्क्स ले सकता है ना ही पढ़ता है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास वो ये मॉडल होता है। एनालाइज करते हैं हम, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड आर डेटाबेस। जब हमारे पास पूरा डेटाबेस होगा, अब डेटाबेस क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं सिलेबस का डेटाबेस करता हूँ, ये मेरे पास सिलेबस का सारा डेटाबेस है। इस तरह की हर हर टीचर की एक शीट बनी हुई होगी, वो टीचर के लिए भी फायदेमंद होती है और मैनेजमेंट के लिए भी फायदेमंद होती है कि वो कितने पानी में है। अब कहते हैं कि एमआईएस की जरूरत की होती है डिसीजन मेकिंग के लिए और इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड हो जाती है उसके लिए, और हो सकता है उसमें से ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, और तीसरी चीज ऐसी चीज जो कि मैनेजर को, अब मैनेजर ओनर भी हो सकता है या प्रिंसिपल भी हो सकता है, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, जो मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग उसके लिए आसान हो जाती है। कहते हैं हमें सिस्टम वेयर डाटा इज द इनपुट which is processed to provide output in the form of information, report, summary, etc., which aid to the manager decision making process. aid कहते हैं उसको मदद करता है। अच्छा, अब इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से होते हैं? अच्छा, ये टर्म्स याद रखिएगा, ESS, DSS। ये आपको हो सकता है जब प्रैक्टिकल हो तो आपसे पूछा जाए कि ESS क्या होता है, DSS क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों ने मुझे बताया था लास्ट टाइम उनका जब प्रैक्टिकल हुआ था, तो आगे मुझे बताया था, कहते हैं सर DSS क्या होता है, ESS क्या होता है। मैंने कहा जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो आप लोग या रिकॉर्ड कर लिया करो या लिख लिया करो अपने पास, ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स होती हैं, ये प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती है। अच्छा जी, ESS, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम्स। एग्जेक्टिव से मुराद क्या होती है? एग्जेक्टिव्स होती है ऑनर से लेकर ना, या प्रेसिडेंट से लेकर उसके नीचे जितने भी लोग मैनेजर हैं वो एग्जेक्टिव्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। डिजाइन टू हेल्प सीनियर मैनेजमेंट मेक स्ट्रेटजी डिसीजन। ESS typically involve lot of data analysis and modeling tools to help strategic decision making. एक चीज याद रखिएगा कि जो एग्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो ऑनर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से गर्ज होता है कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, आया उनके गोल के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वो कंपनी ने गोल कैसे अचीव करने हैं, ये एग्जेक्टिव का काम नहीं होता, ये DSS वालों का काम होता है। कहता है कि DSS specifically designed to help management make decision in situation where there is an uncertainty about the possible outcome of this decision. अब मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम 1 लाख जो है ना वो पेप्सी की बॉटल्स हमने प्रोड्यूस करनी है और उन 1 लाख को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करना। जनाब पता लगा कि फैक्ट्री में किसी वजह से 1 लाख पेप्सी जो है वो प्रोड्यूस करना मुश्किल है, क्यों? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है। अब ये मैनेजमेंट का काम नहीं है कि वो मटेरियल लेके आए, ये DSS वालों का काम है कि अपना मतलब उन्होंने डिसीजन कैसा लिया है इसको कि भाई 1 लाख कैसे प्रोड्यूस होंगी जबकि हमारे पास 1 लाख का मटेरियल ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से क्या, तो हेल्प businesses create and share information. These are used in a business wherein employees create new knowledge and expertise which can then share by other people in the organization to create further commercial opportunity. अब एक आपको मिसाल देता हूँ कि आप हम लोग जैसे टीचर्स हैं, अब बहुत से ऐसे टीचर हैं जो मैनुअल पढ़ाने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन पता लगा जनाब कोरोना की वजह से तमाम लोगों को घर बिठा दिया, तो उन्होंने कहा है कि घर से आप बैठकर
बच्चों को पढ़ाएं। तो बाज़ लोग ऐसे थे जो कंप्यूटर से नावाकिफ थे या सादा फ़ोन इस्तेमाल करते थे या उनको स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल नहीं करना आता था। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल बना दिया, एक सिस्टम बना दिया जिसमें हमने लोगों को या टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी कि आप बच्चों को किस तरह स्क्रीनशॉट के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, बच्चों को किस तरह स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, स्मार्टफ़ोन से किस तरह पढ़ा सकते हैं, कैमरा लगा के किस तरह पढ़ा सकते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये हमने एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया ताकि लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सके और उनको नॉलेज दिया जा सके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम टीचर्स के लिए वगैरह। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा शुक्रिया कि भी उसने अपने तमाम टीचर्स के लिए वो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उससे क्या हुआ कि तमाम टीचर्स जो है इस काबिल हो गए कि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सके। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ट्रांजैक्शन, ये टीपीएस, ये भी याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम से मुराद है कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट का लेन देन हो, यानी प्रोजेक्ट हो चला रहे हैं आप, प्रोजेक्ट आपको मिल गया, उसको आप सिस्टम में एंटर कर दो, प्रोजेक्ट किस तरीके से जा रहा है उसको आप एंटर कर दो, और प्रोजेक्ट फिनिश हो गया उसको आप सिस्टम में एंटर कर दो। या आपने कोई चीज सेल की है, परचेज की है, उसकी इंफॉर्मेशन पैसों के लिहाज से इंटर कर दें ताकि आप ये देख सकें कि भाई मेरा प्रोजेक्ट या मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो चुकी है या नहीं हो। अब आपके सामने छोटी सी मिसाल लेता हूँ। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम में आप लोग बच्चों से मतलब जो स्कूल वाले हैं फीसें लेते हैं, फीसें किस बेस पे लेते हैं, उन्हें चलान इशू करते हैं, चलान। अगर मैं वो चलान सिस्टम में एंटर ना करूं तो क्या मेरे पास कोई रिकॉर्ड होगा कि भाई इस बच्चे ने फीस जमा कराई या नहीं कराई? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कल को जब बच्चा आएगा, सर मैंने तो करा दी थी, लेकिन मैं कहूंगा बेटा ये सिस्टम में तो है ही नहीं इंटर। तो इसलिए मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकें। उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से मुराद देते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये जिस तरह मैं आपको एक्सेल बता रहा हूँ कि अपना सारा सिलेबस जो है इस सेक्शन शीट में इस तरीके से मेंटेन रखे ताकि आप भी चेक कर सके, मैं भी चेक कर सकूं कि हमारा सिलेबस जो है किस कहाँ तक पहुंचा है। राइट। अच्छा, उसके बाद है कि कंपनीज के लिए किस तरीके से मैनेजमेंट फॉर्मेशन से वो यूजफुल हो सकता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के जरिए। मैंने पहले भी आपको बताया इफ देयर इज नो प्लान यू कैन नॉट कंट्रोल, बल्कि नहीं, मैंने आपको बताया इफ देयर इज नो डिसीजन यू, आप बेशक प्लानिंग करते रहें, वो प्लानिंग आपकी फजूल है जब तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ। ठीक है, जब आपकी प्लानिंग ही फजूल है तो उस पर आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने प्लान किया है कि भाई मैंने डिसीजन लिया मैं स्कूल चलाऊंगा अच्छे तरीके से, तो मैंने ये प्लान किया कि हर टीचर जो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट्स में उसको मैंने सिर्फ सब्जेक्ट देना है, और कंट्रोल मैं इस तरीके से करूंगा कि अच्छा मैथ की कौन सी टीचर है, मैथ की टीचर फलां है, ओके फाइन उसे बुलाओ, ठीक है जी, वो मैं वो आएगी मेरे पास, मैं उसको एक्सेल शीट दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल तैयबा एक बहुत अच्छी मैथ की टीचर है, मैं आऊंगा तो तैयबा यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, अरूबा आई है मेरे पास, वो फर्ज कर लो अकाउंटिंग की टीचर है, अरूबा यू यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, आपकी मैं एक्सेल शीट दे रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं बच्चों की कॉपीज भी देख रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस भी कंट्रोल कर रखा है और बहुत अच्छे तरीके से अपना जो बच्चों का क्लास वर्क है, जो बच्चों का होमवर्क होता है या बच्चों की जो ग्रेडिंग है वो बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, क्योंकि ये तीनों चारों चीजें आपकी मिलके रिपोर्ट शो करती हैं। ठीक है, ये इन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इन दी कंट्रोलिंग के मेरी तरफ से भी कंट्रोल कैसा है आप लोगों के लिए, और आप लोगों का कंट्रोल अपने सब्जेक्ट पर और अपने बच्चों पर कैसा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं MIS मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यहाँ पे ओवरलोड से मुराद ये होती है कि ओवर मीन के जो आप पर बर्डन डाल था वो ओवर हो जाए, ज्यादा हो जाए। कहते हैं चेंज द लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा इनटू समराइज्ड फॉर्म एंड देयरफॉर अवॉइड द कंफ्यूजन व्हिच मे अराइज व्हेन मैनेजर आर फ्लडेड विद डिटेल फैक्ट्स। अब अगर फर्ज करो मेरे पास ऐसी टीचर आए जो मैथ भी पढ़ा रही हो, जो इंग्लिश भी पढ़ा रही हो,
जो इस्लाम फिर 10 मिनट रह गया, जो इस्लामियात भी पढ़ा रही हो, क्या मैं उसे सही तरीके से कंट्रोल कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा। और दूसरी बात यह कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो उसके लिए ओवरलोड हो जाएगी और वो कहेगी सर मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद MIS encourage decentralization of authority is possible where there is some monitoring operator lower level. MIS is successfully used to measure performance and making necessary change in organizational plan and procedure. Okay, उसके बाद आ जो हाउ मैनेजमेंट सिस्टम यूजफुल इन कंपनी हो गया। कास्ट बहुत इसकी कम आती है क्योंकि आपको रजिस्टर नहीं भरने पड़ते और कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है लोगों की आपस में। सॉरी, कोऑर्डिनेशन से मुराद ये होती है कि लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस शो कर सकते हैं, लोग अपना सिलेबस शो कर सकते हैं कि भाई मेरा ये सिलेबस जा रहा है, मेरी ये प्रोग्रेस, आप दूसरों को एजुकेट करते हैं। फिर उसके बाद MIS असम्बल्स, प्रोसेस, स्टोर्स, रिट्रीव, इवेलुएट एंड डिसइमिनेट द इंफॉर्मेशन। वो असम्बल करता है, उसको जोड़ता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है वगैरह वगैरह। ये यूजफुल होता है इस वजह से। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसके ऊपर कि मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन और पर्सनल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं लोग। ये बिल्कुल एक MIS सिस्टम जो है कंट्रोल करता है आपको, डाटा एंटिटी को, एट्रीब्यूट को, और सिस्टमाइजेशन होती है इसमें और एक ही लाइन पे स्ट्रीम लाइनिंग पे चलते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा इम्पैक्ट ऑफ, और बेनिफिट्स भी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम वन ऑफ द बेसिक फंक्शन। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, टीम मैनेजमेंट, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर इसमें से कोई चीज़ ना समझ आई, ये मैं भेज दूंगा आपको, अगर इसमें से आपको कोई चीज़ ना समझ आई ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं तकरीबन ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ, HRS वगैरह। ये मुख्तलिफ किस्म की ना इन्होंने कंपनीज की वो दी हुई हैं, जैसे डेल कंपनी है और HDFC कंपनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरह मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करती हैं। ये इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, शॉर्ट एग्जांपल। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम फिर मैं हो सकता है कल भी क्लास लूँ, इसी की MIS की क्लास लूँगा कल मतलब, तो फिर मैं शाम को आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकती हैं।